नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीटी में जीएसजी के करंट अफेयर है, सारी जो है हम लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दिया है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देख करिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम के लिए क्विजेज हमारी लगातार चल रही हैं और ये 25 क्वेश्चन वाली बाइलिंगुअल फॉर्मेट की क्विज है, ठीक है। और इसमें शुरू करते हैं प्रश्नों को सीधा सीधा। पहला प्रश्न आपके सामने है और इसमें कहा जा रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल इज लिस्टेड इन द, ये कौन सी लिस्ट में शामिल है ये आपको बताना है। पशुओं के प्रति जो क्रूरता होती है उसकी रोकथाम के लिए जो भी प्रावधान है, 7वीं अनुसूची की कौन सी लिस्ट है? तो ये समवर्ती सूची हो जाएगा, जिसमें कि केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी होती है। सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। प्रिंस सलीम वॉज द नेम, यहाँ देखिए, वॉज द नेम ऑफ फ्यूचर इंपरर, मतलब फ्यूचर में ये इंपरर बनता है मुगल डायनेस्टी में, तो इसका पुराना नाम सलीम था। नया नाम क्या था जिससे कि हम इसे ज्यादा जानते हैं? तो शाहजहां नहीं होगा यहाँ पे, बल्कि जहांगीर हो जाएगा, ठीक है। शहजादा सलीम ये अकबर का पुत्र था और सलीम चिश्ती के एहसानमंद होने की वजह से अकबर ने इसका नाम सलीम रखा था। बाद में जब ये शासक बनता है तो जहांगीर कहलाता है। सलीम और अनारकली के बारे में आपने सुना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। यहाँ ये कहा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह पर जो शैलों के टूटने की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? तो अपक्षय कहा जाता है, मतलब अर्थ के सरफेस पे जो चट्टानों की टूट फूट होती है, इसको वेदरिंग का प्रोसेस कहा जाता है या अपक्षय कहा जाता है। इसी के द्वारा मृदा बनती है और तरह तरह की संरचनाएं बनती। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड, मतलब ये एल्गी कहलाते हैं रोडोफाइसी कुल के जो हैं, तो इनको किस रंग की एल्गी कहा जाता है? मतलब ये कौन से रंग के शैवाल होते हैं, ये आपको बताना है। ये लाल रंग के होते हैं, ठीक है। रेड एल्गी को यहाँ पे रोडोफाइसी कुल के सदस्य के तौर पे देखा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। यहाँ कहा गया कि द इंसिडेंट रे दैट, माफ कीजिएगा, द, और उसके बाद ब्लैंक स्पेस है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। कहने का मतलब ये है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर, और जो ब्लैंक स्पेस है वहां आपको एक प्रक्रिया का या चीज का नाम भरना है, और परावर्तित किरण सभी एक तल पर होते हैं, तो ये अभिलंब हो जाएगा, नॉर्मल, ठीक है। यहां भरा जाएगा अभिलंब, तो अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 6, चार मीनार को किसने बनवाया था? तो ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह का बनवाया हुआ स्थापत्य है। यहाँ आप बी वाले को चुन लीजिए, सिंपल है, इसमें विकल्प इतने आसान है कि आप आराम से गेस कर सकते हैं। इसके बाद 7वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ सीमा साझा करता है और भारत की सबसे लंबी सीमा, स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है, ये आपने पढ़ा है। अब ये बताइए कि भारत के अलावा बांग्लादेश और किसके साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है? तो यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर उसका लगता है म्यांमार के साथ, ठीक है। बांग्लादेश का जो और अनदर बॉर्डर है वो म्यांमार के साथ लगता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर पहले ही ब्लैंक स्पेस दिया है कि इसे तब जारी किया जाता है। ये एक रिट के बारे में दिया हुआ है कि ये तब जारी होती है जब न्यायालय को ऐसा लगता है कि कोई बड़ा अधिकारी है, मतलब सार्वजनिक हित के विषय में काम करना उसका उत्तरदायित्व है, लेकिन वो कर नहीं रहा है और इससे दूसरे जो व्यक्ति है या जनता है उसके हित प्रभावित हो रहे हैं, तो वो इस रिट को जारी करके उसे चेतावनी देता है कि भाई आपको कर्तव्य निभाना चाहिए। ये जो चीज है ना, इसको मैंडेमस कहा जाता है, मतलब ये परमादेश होता है, कर्तव्य बोध कराया जाता है कि आपका ये दायित्व है, आपको करना चाहिए। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज ऑफ लैंड मेंशन इन चोल इंस्क्रिप्शन, ब्लैंक स्पेस है, वाज नोन एज लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन। चोल साम्राज्य के लोग जैन और बौद्ध धर्म को भी डोनेट किया करते थे, लेकिन सभी शासक नहीं करते थे, कुछ ही करते थे। तो ऐसे में आपको ये बताना है कि जो जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली जमीन होती थी, चोल अभिलेखों में उसको किस नाम से प्रोनाउंस किया गया है? तो ये जो जमीन होती थी इसको पल्ली चंदम कहा जाता था। जैन इंस्टीट्यूशन को दान में दी जाने वाली चोल डायनेस्टी के अंतर्गत जमीन ये पल्ली चंदम कहलाती थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10 को देखते हैं। यहाँ पहले ही ब्लैंक स्पेस है, कोई सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के तौर पे परिभाषित किया जाता है।
मतलब ये मास मूवमेंट होता है जिसमें कि रॉक्स जो होती हैं या डेब्रिस होते हैं, ये सब एक स्लोप के सहारे नीचे की ओर फिसलते चले जाते हैं। मतलब आप कह लीजिए कि मिट्टी की ऊपरी सतह जो है वो पूरी ही एक तरह से विस्थापित हो जाती है वहां से। तो ये जो प्रक्रिया है ये भूस्खलन कहलाती है, लैंडस्लाइड, और ये पर्वतीय इलाकों में ज्यादा होता है और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं मनुष्य ही जिम्मेदार है। वैसे तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि ऐसे भी होती है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होती है। आज के समय में आप देखें तो हिमालयन क्षेत्र में लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा बढ़ गए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम हिमालय को काट कर उसमें 20 तरह की सुरंग और सड़क और न जाने क्या क्या बनवा रहे हैं। उसके अतिरिक्त रिसोर्ट्स बन रहे हैं और बहुत तरह के अवैध निर्माण भी चालू हो गए। तो सरकार तो नष्ट कर ही रही है, उसके अलावा जनता भी नष्ट कर रही है। डेवलपमेंट करना सबकी महत्वाकांक्षा है। तो इससे चट्टानों को आप काटेंगे तो वहां जो वृक्ष हैं वो कटते हैं, मिट्टियां वहां से धुल जाती हैं, तो बड़े बड़े पत्थर लुढ़केंगे। और दूसरी चीज ये है कि ऊपर की जो सतह है वो अनस्टेबल हो जाती है। तो लैंडस्लाइड इस वजह से होते हैं और इसमें बहुत सारे मनुष्य जो है वो अपनी जान गंवाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 को देखें। द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट ऑन द रेटिना फॉर अबाउट, अब कितने समय तक ये बना रहता है? तो सेकेंड का भी काफी छोटा हिस्सा होता है जितने समय तक ये बना रहता है। देखिए यहाँ पर 1/16वां हो जाएगा, सेकेंड के 1/16वें भाग तक, काफी छोटा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। यहाँ कहा गया कि मत्तनचेरी पैलेस जो है इसकी लोकेशन क्या है? केरल में है। ये तो लोकेशन इसको आपको रटना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ कहा गया कि राष्ट्रीय खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए जो प्रोत्साहन दिया जाता है पुरस्कार के तौर पे, वो कौन सा पुरस्कार? तो अर्जुन पुरस्कार होता है और जो कोच होते हैं उनके लिए द्रोणाचार्य अवार्ड होता है। तो ये अर्जुन पुरस्कार है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, द लैटिट्यूड ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन, जो भारत की मुख्य भूमि है उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन आपको बताना है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप देखते हैं तो जो बीच में इक्वेटर है उसके उत्तरी छोर की तरफ, मतलब जो उत्तरी पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उसमें हम रहते हैं और ज्यादातर आबादी वहीं रहती है। तो भारत हमारा पूर्वी देशांतर और उत्तरी गोलार्ध में है, आप ऐसे कह सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे नॉर्थ लिखा हुआ है। इसमें से फिलहाल जो एक्सटेंशन है लैटिट्यूडनल वो ये वाला है, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक। नॉर्थ का मतलब क्या? उत्तरी गोलार्ध। यहाँ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ये सिंगल डैश रहेगा तो मिनट होगा और डबल डैश रहेगा तो सेकेंड हो जाएगा। 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध तक हमारा विस्तार है। ये भारत की मुख्य भूमि की बात हो रही है, इसमें द्वीपों को शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ कहा गया कि मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला ये सब किस तरह के, मतलब कहाँ के नवाब थे या कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बंगाल के नवाब थे, ठीक है। बंगाल का नवाब का जो क्षेत्र था वहां से ये लोग बिलोंग करते हैं। सिराजुद्दौला सबसे अंतिम स्वतंत्र नवाब था, उसके बाद जितने बनते हैं वो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली रह जाते हैं। इसके बाद अगले वाले यानी 16वें को देखिएगा। इसमें एक सेंटेंस दिया है और बीच में आपको जो ब्लैंक स्पेस है उसको आप चुनकर इसमें से भरिएगा। मूविंग टू सिटी वॉज आई, अब इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, फॉर द स्ट्रेट लिस्ट कंट्री गर्ल, मतलब एक स्ट्रेट लिस्ट कंट्री गर्ल के लिए किसी सिटी में मूव करना आई क्या करने के बराबर था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके विकल्प तो देख लीजिए, ओपनिंग हो जाएगा, मतलब आंख खोलने वाला सिद्ध होता है, आई ओपनिंग से साबित होता है, डी वाला इसका सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड एग्जेम्पशन। तो एग्जेम्पशन का यहाँ पे जो उचित अर्थ है वो क्या हो जाएगा? इम्यूनिटी। ये 2020 में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला और सर्च किया जाने वाला शब्द था, क्योंकि प्रतिरोधकता सभी को चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर आपको बताना है कि टू एडवर्ट नाम का जो यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है इसका अपोजिट क्या होगा? तो इसका अपोजिट क्या होगा? सहायता करना, टू एड, ठीक, पहला वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, मतलब ये डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, ठीक, सीधे सीधे कह दिया गया है। अब इसको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो पहले डायरेक्ट में सेंटेंस है क्या वो देख लीजिए। द टीचर सेड नोबडी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, अध्यापक ने कहा कि कोई भी समस्या को हल नहीं कर सकता है। अब इसे आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करिए। तो यहाँ देख लीजिए, द टीचर सेड दैट नोबडी कुड, यहाँ पे कैन को देख रहे हैं, ये कुड में कन्वर्ट हो गया, नोबडी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। अध्यापक कह रहे थे कि, मतलब अध्यापक ने कहा कि कोई इस समस्या को हल नहीं कर सकता है। अब यहाँ छात्रों ने उस चीज को सुना तो एक बच्चा दूसरे बच्चे को बता रहा है कि मास्टर साहब कह रहे थे कि कोई भी इस समस्या को हल नहीं कर सकता है, ऐसा। तो वो चीज जो है वो इनडायरेक्ट हो जाती है, तो इसका डी वाला हो जाएगा। कुड का यहाँ इस्तेमाल होगा, इतना अगर आप याद रखते हैं तो आराम से इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं। और इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द आइडम और फ्रेज, मतलब एक मुहावरा दिया हुआ है और उसका आपको अर्थ बताना है। तो मुहावरा क्या है? टू मेक अमेंड्स। अब ये मुहावरा जो है इसका अर्थ देखिए इसमें से कौन सा होगा?
तो टू कंपनसेट हो जाएगा, इसमें ज़्यादा समस्या नहीं है, अगर आप अर्थ जानते हैं तो आराम से कर लेंगे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। और अंग्रेजी के मुहावरे हिंदी जितने टेढ़े नहीं होते, उनमें सीधापन होता है, बस यही है कि विदेशी भाषा है तो इसे सीखने में थोड़ा वक्त लग जाता है। व्हाट इज द रिमाइंडर बिटवीन माफ कीजिएगा, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2468 इज डिवाइडेड बाई 37? मतलब 37 से अगर आप 2468 जो बड़ी सी संख्या है 4 अंकों की, उसमें अगर भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा ये बताना है। शेष तो बचेगा, अब शेष अगर आपको नहीं बचाना है तो दशमलव लगा के आगे भाग ले जा सकते हैं, लेकिन बिना दशमलव लगाए अगर आप भाग देना चाहते हैं तो शेष बचेगा, कितना बचेगा वो बताइए। भाग आप देते हैं तो सामान्य नियम ये वाला होता है, आमतौर पे हम लोग बटे में ऊपर नीचे लिख के काट लेते हैं जल्दी में, लेकिन ये वाला काम करेंगे तो उसमें जब आप डिवीजन करते हैं तो इसका जो भाग का निशान है उसे आप बना लीजिए, और उसके बाद आप देखें यहाँ पे 2468 ये लिख लीजिए, और यहाँ पे आप 37 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ जो आप लिखेंगे वो भागफल हो जाएगा और नीचे जो बचेगा वो शेष हो जाएगा, तो इसका जो शेष का आंसर होगा वो 26 हो जाएगा, इसे आपने यहाँ देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 8 to 74 विच आर डिवाइजेबल बाई 7? अब इसमें आपको एवरेज निकालना है, लेकिन एवरेज कैसे निकालना है? जो 8 से लेकर 74 के बीच की संख्याएं हैं उनके बीच में आपको ये देखना है कि 7 से डिवाइड होने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं, उनको पकड़कर उसका औसत निकालना है। तो इसका करेक्ट आंसर 42 आएगा। 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं आप देखिएगा और उसे जोड़कर औसत निकाल लीजिएगा, सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 23। यहाँ आपको ऑड चुनना है, जो अल्टरनेटिव्स दे रखे हैं। स्ट्रीम दिया है, इसके अलावा नहर दिया हुआ है, मतलब कैनाल है, रिवर है, और वैली दिया हुआ है। तो इसमें चूंकि आंसर तो डी दिया है, लेकिन डी होगा नहीं। इसमें आप देखिए ये बाकी 3 जो है ना, ये जमीन पर बनने वाली स्थलाकृतियां हैं। मतलब नहर जो है ये एक जमीनी संरचना है, नदी भी वैसी ही होती है, और घाटी भी नदियों के द्वारा ही बनाई जाती है, लेकिन धारा उससे अलग है, ये पानी का बहाव है, ये कोई संरचना नहीं है। तो पहला वाला इसका ऑड होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए वाला होगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 24। यहाँ कहा जा रहा है कि अद्विक का जन्मदिन जो है वो सोमवार 19 जून को पड़ता है, और निशीत का जन्मदिन जो है वो 17 नवंबर को पड़ता है, लेकिन समस्या क्या है कि इसका दिन नहीं पता है, किस दिन पड़ेगा। तो आप ये बताइए इसमें से कौन सा होगा? उसी वर्ष उसका जन्मदिन जो है वो 17 नवंबर को किस दिन पड़ेगा? तो उस दिन होगा शुक्रवार। ये तो आपको काउंट करके या ट्रिक लगा के करना पड़ेगा। और लास्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे इसमें कोड वर्ड वाला क्वेश्चन दे रखा है, तो अनकवर लिखा हुआ है, इसको आप कोड में कैसे लिख सकते हैं? यहाँ लिखा गया है FMXLEVI। अब इसमें आपको देख लीजिए टिप को कैसे लिखना है ये बताना है। टिप जो वर्ड है ये सिंपल अंग्रेजी का शब्द है या वर्ड है आप कह सकते हैं, इसे आपको कोड में लिखना है। तो इसका जो कोडिंग करेंगे आप इसी आधार पे यहाँ अक्षरों को तालमेल बिठा के कर लीजिएगा। देखिए डी वाला हो जाएगा, GRK, ठीक, GRK के तौर पे इसे लिख सकते हैं। यहाँ शब्दों के बीच का अंतर देखना होता है कि एक एक का डिफरेंस दिया गया है या किस अल्फाबेट की जगह पे कौन सा अल्फाबेट रखा गया है, ऐसे भी। तो यहाँ तक हमने इसे कंप्लीट किया है, और तब तक के लिए नमस्कार।